हेलो फ्रेंड्स, कल हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और उसके उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जाना था। आज ब्रह्मांड का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की आयु जो है 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। अब ये इसका निर्धारण किसने किया, तो अब इसके बारे में जानेंगे। इसका निर्धारण जो है मैप के द्वारा किया गया था। ये मैप जो है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का साख जुटाने के लिए, इसका मतलब मैप है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार का साख जुटाने के लिए मैप परियोजना का प्रारंभ किया गया था 30 जून 2001 को नासा द्वारा विल्किंसन के नेतृत्व में ये प्रारंभ किया गया था। और मैप का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एनेस्ट्रोपी प्रोब होता है। मैप का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एनेस्ट्रोपी प्रोब होता है और इसे हम डब्लू मैप के भी नाम से जानते हैं। डब्लू मतलब इसलिए जानते हैं यहाँ पे डब्लू मैप के नाम से, क्योंकि जब इसका स्थापना हुआ है 2001 में, 2001 के बाद 2002 में विल्किंसन साहब की मृत्यु हो गई थी और 2002 के एक साल के बाद यानी 2003 में उन्हीं के नाम पर मैप का नाम बदल करके डब्लू मैप कर दिया गया। तो उन्हीं के नाम पर विल्किंसन माइक्रोवेव एनेस्ट्रोपी प्रोब कर दिया गया। और इसका मेन मकसद यही था कि ब्रह्मांड का जो निरंतर विस्तार हो रहा है उसी का साख जुटाना, इसी का मेन मकसद था। तो इसी के संबंध में एडमिन हबल साहब ने कहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एडमिन हबल साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी टाइप में पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा था, ये किसने कहा है, तो ये हो जाएगा एडमिन हबल साहब ने कहा। इसे अच्छा से याद कर लें। उसके बाद CERN, इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका उद्देश्य ये था कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय एक हिग्स बोसन नाम का महाप्रयोग हुआ था, जो कि असफल रहा था। आगे चल करके हिग्स बोसन नाम का एक महाप्रयोग हुआ था जो कि आगे चल के असफल रहा था। तो इस असफलता के बाद जो है इससे कोई भी रहस्य जो है ज़्यादा नहीं मिल पाया था, लेकिन इसमें जो है ना बहुत सारा रहस्य छुपा रह गया। तो इसी बेसिस पर जो है एक पार्टिकल की खोज हुई जिसका नाम था सब एटॉमिक पार्टिकल था। इसकी खोज हुई इसी के बेसिस पर। और इस खोज से जो है ना बहुत सारा जो है चीज़ उजागर हो गया, यानी कि बहुत सारा रहस्य जो है उजागर हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि सब एटॉमिक पोर्टल क्या है। तो यह एक महाप्रयोग था जो कि CERN द्वारा किया गया था। इसी से अगर यहाँ पे पूछ ले कि बोसन थ्योरी किसने दिया था, तो वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, जो कि इसी से रिलेटेड है। रहस्य को जानने के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। और इसी रहस्य से पता चल पाया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास के बारे में पता चला इसी रहस्य से ही। 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है ब्रह्मांड का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद मंदाकिनी की बात कर लेते हैं। मंदाकिनी जो है ये अरबों तारों का समूह होता है, बहुत सारे अरबों तारों का समूह मंदाकिनी होता है। हम जब भी आकाश में देखते हैं कि बहुत सारे तारे रहते हैं और धुंधला टाइप में दिखाई देता है, तो वही उसी को मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे ब्रह्मांड में जो है ना लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। तो समझिए कितना तारा हो जाएगा, 100 गुना 100 अरब स्क्वायर तारे हो जाएंगे टोटल। समझ सकते हैं आप कितना तारा है हमारे ब्रह्मांड में। उसके बाद पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, उन्हीं मंदाकिनियों में पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसे हम दुग्ध मेखला बोलते हैं, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा बोलते हैं। अगर इंग्लिश में इसे पूछे तो इसे हम मिल्की वे भी बोल सकते हैं। और 80% से अधिक मंदाकिनी जो है सर्पिलाकार होती है। मंदाकिनियाँ जो है सर्पिलाकार आकार में होती है अधिकतर मंदाकिनियाँ। और मंदाकिनी को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो साहब ने देखा था। आकाशगंगा का सबसे नज़दीक का जो मंदाकिनी है, यानी हमारी आकाशगंगा जो है दुग्ध मेखला मिल्की वे जो है, इसकी सबसे नज़दीक की जो मंदाकिनी है वो देवयानी है। और सबसे नवीनतम ज्ञात जो मंदाकिनी है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल रेलवे में पूछा गया था और ये कई एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, रेलवे SSC में। इसके बाद हम निहारिका के पास आते हैं। निहारिका, इसे ब्रह्मांड की नर्सरी कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड की नर्सरी यानी कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में जो तारों का निर्माण होता है, ब्रह्मांड में जो तारों का निर्माण हो जाता है इसी निहारिका के कारण ही, जिसे नेबुला बोलते हैं इंग्लिश में, इसी निहारिका के कारण ही होता है।
तारों का निर्माण। और ब्रह्मांड में जो है ये धूल और गैसों का जो होता है ना, ये बादल जो दिखाई देता है हमें ब्रह्मांड में, वो निहारिका ही होता है। जब भी हम देखते हैं आसमान में कि बहुत सारा धूल और गैस का बादल रहता है, यानी कि धूल टाइप में दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है आसमान में, बहुत सारे तारे एक जगह पे रहते हैं, तो वो निहारिका ही होता है, उसे हम निहारिका कहते हैं, ठीक है। और वो जो उसमें गैस रहता है, जो भी गैस उसमें रहता है, वो हाइड्रोजन, हीलियम और जितने भी आयनीकृत गैस होते हैं, उसमें उन गैसों में वही निहारिका में वही सभी गैस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और आयनीकृत जितने भी गैस होते हैं। और निहारिका का निर्माण जो है ना विस्फोटी तारा यानी कि सुपरनोवा से भी हुआ है, ठीक है। सुपरनोवा कहने का मतलब ये है कि सुपरनोवा कहने का मतलब ये है कि 20 से अधिक तारा, अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे जो होते हैं उसे सुपरनोवा कहते हैं। यानी कि जब कोई बड़ा तारा जो होता है, जैसे कि कोई बड़ा तारा है, जब उसमें कोई, जैसे हमने बताया था कि बिग बैंग सिद्धांत से जो विस्फोट होने के बाद अगर वो टूट जाता है, तो टूटने के बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे तारों में बढ़ जाता है। और टूटने के बाद जो है अगर वो 20 से लगभग अगर 20 से अधिक हो तो उसे हम सुपरनोवा बोलेंगे, वैसे तारे को, ठीक है। 20 से अधिक तारों को क्या बोलेंगे? सुपरनोवा बोलेंगे। इसके बाद है कुछ प्रमुख निहारिकाएं हैं यहाँ पे, जैसे सबसे सुंदर, और ये जो है इस साइड में यहाँ पे जो लिखे हैं ये निहारिका का जो है ना प्रकार है, ठीक है, ये निहारिका का प्रकार है। जैसे सबसे सुंदर रंग बिरंगी निहारिका पूछा जाएगा तो उसे उत्सर्जन निहारिका बोलेंगे। सबसे सुंदर रंग बिरंगी निहारिका अगर बोला जाए तो उसे उत्सर्जन निहारिका बोलेंगे। और प्रमुख उत्सर्जन निहारिका की बात किया जाए तो वो चील झील निहारिका हो जाएगा। प्रमुख उत्सर्जन निहारिका चील झील निहारिका होगा। यानी अगर पूछे कि इसका प्रकार क्या होता है तो वो इसका प्रकार होता है उत्सर्जन निहारिका, और उत्सर्जन निहारिका का एग्जाम्पल जो है चील झील निहारिका होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख उत्सर्जन निहारिका कौन सा है? तो चील झील निहारिका है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परावर्तन निहारिका। इस निहारिका ये निहारिका जो है तारों के प्रकाश को जो है ना परावर्तित कर देता है। यानी हम जो तारों को देखते हैं चमकता हुआ, मतलब पृथ्वी पे देख लेते हैं या किसी भी ग्रह पर से अगर हम किसी भी तारे को देख पाते हैं तो वो परावर्तन निहारिका के कारण ही देख पाते हैं, ठीक है। ये तारों के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और परावर्तन निहारिका का जो उदाहरण है वो प्लेइडेस निहारिका है। अगर पूछ ले कि परावर्तन निहारिका कौन है, 4 पॉइंट दे दे तो उसमें से हमें प्लेइडेस निहारिका पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद श्याम निहारिका। श्याम निहारिका जो है अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को रोक देती है, दीवार की तरह वहाँ पे खड़ी हो जाती है और ये प्रकाश जो है रुक जाती है। ये है श्याम निहारिका का यही काम होता है। उसके बाद है ग्रहीय निहारिका। ग्रहीय निहारिका, इसका आकार जो है ना गोल होता है। ग्रहीय निहारिका का आकार गोल होता है, ग्रह के समान होता है, इसका आकार गोल होता है। उसके बाद ये जो है कुछ प्रमुख निहारिका थे। उसके बाद जो है ओरियन नेबुला, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह जो है ना ओरियन नेबुला होता है, ठीक है। हमारे आकाशगंगा का अगर पूछे कि ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का जो है सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह को क्या कहते हैं, तो वो उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा टॉपिक। हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे।